गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल धरणीधर वैष्णव जीके में आपका स्वागत है। और अनावश्यक समय व्यतीत ना करते हुए हम पढ़ते हैं आज राजस्थान के एकीकरण के बारे में। देखिए, राजस्थान का एकीकरण जो हमारा टॉपिक है वो स्कूली दृष्टि के साथ साथ प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरपीएससी द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनमें राजस्थान जीके तो होता ही है, और राजस्थान जीके जहां होता है वहां पर राजस्थान का एकीकरण जरूर प्रश्न बनता है वहां पर। तो चलिए बात करते हैं गहनता के साथ राजस्थान के एकीकरण में। जब राजस्थान के एकीकरण पढ़ते हैं उस समय भारत की हम पृष्ठभूमि को एक बार जरूर देखेंगे कि उस समय भारत की क्या पृष्ठभूमि रही या क्या कंडीशन थी उस समय भारत की। तो जब एकीकरण की बात आती है तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिश सरकार की कंट्रोल से या ब्रिटिश सरकार से यूं कहें तो उस समय भारत में दो प्रकार की शासन चल रहा था। दो प्रकार का शासन था। किसका? ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार का दो तरह से नियंत्रण था भारत पर। नंबर एक, सीधा नियंत्रण। सीधा नियंत्रण तो उस क्षेत्रों पे था जो अंग्रेजों के सीधे अधिकार में आते थे, या यूं कहें कि अंग्रेजी साम्राज्य का सीधा अंग था। बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, बंबई हुआ, राजस्थान में अजमेर, यानी जो अंग्रेजों के सीधे अधिकार में था। और दूसरा जो इलाका था भारत में वो था देसी रियासत। क्या था? देसी रियासत। तो जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 562 के करीब पूरे भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थी। इन पर भी अंग्रेजी शासन था, पर अंग्रेजी शासन इन पे प्रत्यक्ष सीधा नहीं था। यहां पर थोड़ा सा अंतर यह था कि यहां पर अपने एजेंट के माध्यम से, पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से राज्य के शासन में कंट्रोल करते थे, हस्तक्षेप करते थे। विदेशी शासन, इनका जो विदेश नीति थी उसको अपने अधिकार में रखते थे। यानी देसी राजाओं को, कहने का तो राजा होता था पर वो सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार को हुआ करते थे। और जो गवर्नर जनरल था, यहां तो गवर्नर जनरल कहलाता था, यानी ब्रिटिश शासन का जो क्षेत्र था वहां तो गवर्नर जनरल कहते थे, और देसी रियासतों के लिए वो क्या था? वायसराय था। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना तो इसकी जो स्वतंत्रता अधिनियम थी उसकी धारा 8, इस अधिनियम की एक्ट की धारा 8 के अनुसार इन देसी रियासतों पर सीधा जो अंग्रेजी शासन था या अंग्रेजों का कंट्रोल था वो समाप्त कर दिया गया। यानी इन पे जो अधिकार कर रखा था वो इनको सर्वोच्चता वापस कर दी गई कि तुम अब अपने आप में सर्वोच्च हो। पर साथ में 3 बातें भी कही गई इनको कि इन देसी रियासतें ये चाहे तो, क्योंकि देखिए जब स्वतंत्रता अधिनियम बना उस समय कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनेंगे, और जो भारतीय क्षेत्र में जो रियासतें आती है वो भारत में शामिल होगी, और जो हमने पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत जो बांटा है वहां पर कुछ रियासतें हैं जो पाकिस्तान में शामिल होगी। तो इन 562 का बंटवारा किया गया। तो इन 562 को ये कहा गया कि चाहे तो आप भारत में शामिल हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया चाहे तो आप किसमें शामिल हो सकते हो? भारत में, और चाहे तो आप पाकिस्तान में, दोनों में से आपकी इच्छा उसमें शामिल हो सकते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं थी, पर समस्या जो आई वो थी इनको स्वतंत्र छोड़ने की। ये भी कह दिया गया आप चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में, और या चाहे तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यही समस्या का कारण बना, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र होते तो आज भारत जो हम देखते हैं कितना विशाल जो देश है वो ऐसे ऐसे 562 देशों में बढ़ चुका होता, छोटे छोटे राज्य टुकड़े हो गए होते। तो देखिए यहां पर इस समस्या के समाधान के लिए एक सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन, रियासती सचिवालय का गठन किया गया। रियासती क्या किया गया? सचिवालय। और इस सचिवालय का हेड जो बनाया गया, यानी जिसको ये काम सौंपा गया वो था हमारे सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल साहब को ये काम सौंपा गया कि भाई आप ये काम करोगे, इन रियासतों का एकीकरण करने का या इनको मिलाने का काम आपका है। ये सौंपा गया सरदार पटेल को। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति के तहत या बल कहें या छल कहें या धमका कर या प्यार से हर तरह से इन राज्यों को मिलाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ रियासत जैसे जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, ये लास्ट तक नहीं माने थे, तो लास्ट में इन पे बलपूर्वक इन पर अधिकार किया गया। तो ये काम सारा का सारा किया गया सरदार पटेल के द्वारा, इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। देखो कुछ एकीकरण, ये तो था एकीकरण की पृष्ठभूमि की किस तरह से एकीकरण किया गया। अब इस समय की राजस्थान की जो कंडीशन है, इस समय की जो राजस्थान की कंडीशन है, ध्यान रखना ये धारा मैंने 8 लिखी है स्वतंत्रता अधिनियम की, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब देखिए इस समय जो राजस्थान की कंडीशन है, राजस्थान में जो इस समय 19 रियासतें थी, कितनी थी? 19 तो क्या थी? रियासत, जिनको हम एक एक करके प्रत्येक चरण में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो अजमेर था। और 3 ठिकाने। ठिकाने ऐसे कह सकते हैं हम, यानी रियासत से छोटे थे, जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं होता था। रियासतों के राजाओं को, शासकों को तोपों, जब ये कहीं समारोह में आते थे तो इनको तोप चलाकर सलामी दी जाती थी, पर इनको नहीं थी, ये इनसे छोटे हुआ करते थे। तो इनका एकीकरण किया गया कुल 7 चरणों में। चरणों का मतलब यहां पर यह होगा कि एक बार में सारे के सारे शामिल नहीं हुए, थोड़े एक बार में, थोड़े एक बार में, थोड़े एक बार में कर के लगभग 7 बार में पूरे राजस्थान का जो वर्तमान हम देखते हैं, वर्तमान जो राजस्थान है वो 7 बार में मिलकर बना हुआ है। यानी ये 7 चरण है। प्रत्येक चरण का अलग अलग नाम है और कौन कौन सी रियासत हम विस्तार से पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक चीज और देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं राजस्थान का एकीकरण में। एकीकरण में देखिए कब प्रारंभ हुआ और कब खत्म हुआ। एकीकरण जो प्रारंभ हुआ पहले चरण से, और पहला चरण था 18 मार्च को प्रारंभ हुआ। 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, तब से लेकर के 1 नवंबर 1956 जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद तक लेकर कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में। 18 मार्च से लेके 1 नवंबर 56 तक 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में लगा। अब देखिए इसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें हैं जहां से भी प्रश्न बन सकता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो छोटी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। नंबर 1, इस समय जो महत्वपूर्ण चीज हम देखने वाले हैं वो है कि यहाँ पर कुछ छोटी और बड़ी रियासतों के बारे में बात करते हैं। कि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो बड़ी रियासत के बारे में बात करें तो वो थी इस समय जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर, या मारवाड़ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी रियासत बड़ी है तो छोटी भी होगी। छोटी रियासत की बात करें तो वो थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। नंबर 3 बात करें, छोटी बड़ी हो गई। सबसे प्राचीन देखते हैं, यानी सबसे पुरानी रियासत वो थी हमारी मेवाड़, जो आज भी सबसे प्राचीन रियासतों में मानी जाती है। मेवाड़ का सिसोदिया वंश 1300 सालों का इतिहास रहा है, जिसका पहले गुहिल वंश था, बाद में सिसोदिया वंश। प्राचीन नवीन रियासत की बात करें, सबसे नई रियासत कौन सी है? तो वह है झालावाड़। कौन सी है? झालावाड़। झाला जालिम सिंह द्वारा बनवाई हुई। 4 महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा देखो एक चीज और हम यहाँ पर देखेंगे, वो है हमारी कि यहाँ पर इन रियासतों को जब एकीकरण की बात की जा रही थी उस समय कुछ शर्तें रखी गई थी भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने कुछ शर्तें तय कर दी थी कि एकीकरण के लिए जो आसपास की जो कौन सी रियासत है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है और कौन सी है जो अपने पड़ोस में मिल सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शर्तों के बारे में। कुछ शर्तें थी, ज्यादा नहीं है, 2 शर्तें हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं शर्तें। तो पहली जो शर्त थी एकीकरण में या जो रियासतों का स्वतंत्रता के लिए वो थी कि वो रियासत जिसका वार्षिक 1 करोड़ रुपए क्या हो, जिसकी वार्षिक आमदनी हो। जिस रियासत का 1 करोड़ रुपए वार्षिक क्या हो? आमदनी। वो रियासत अपना क्या स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है या भारतीय संघ में सीधा शामिल हो सकती है। पहली शर्त यही थी 1 करोड़ रुपए एक सालाना। नंबर 2, जनसंख्या का भी आंकड़ा रखा गया कि कुछ एक जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी? 10 लाख। 1 करोड़ के साथ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख की जनसंख्या हो, वही रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है या सीधा भारतीय संघ में शामिल हो सकती है। तो इस समय देखिए राजस्थान में केवल ये जो दोनों शर्तें पूरी कर रही थी, वो कितनी रियासत थी? 4। और वो 4 रियासत थी जो वर्तमान में भी बड़ी बड़ी रियासतें हैं। नंबर 1 जयपुर, ये शर्त पूरी करने वाली। दूसरी जोधपुर या मारवाड़,
नंबर 3 बात करें तो वो है हमारी बीकानेर, और नंबर 4 है उदयपुर। ये चारों रियासत ये दोनों शर्तें पूरी कर रही थी, यानी ये सीधा संघ में, भारतीय संघ में भी शामिल हो सकती थी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती थी, और चाहे तो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर या पड़ोसी रियासत के साथ मिलकर एक बड़ा संघ बना सकती थी। इसके लिए कुछ, इसके अलावा ये तो सामान्य बात थी, इसके अलावा कुछ समस्याएं भी थी एकीकरण में। देखिए, एकीकरण करने के लिए उस समय जो समस्याएं आई उनका भी सामना किया, और वो समस्याएं क्या क्या थी, ज्यादा नहीं है, 2-4 है, कुछ रियासतों की थी समस्याएं। जो मुख्य समस्या थी वो नंबर 1 है अलवर की। अलवर की क्या समस्या थी? अलवर और जो भरतपुर का क्षेत्र है वहां पर मेव जाति के लोग हैं। कौन सी जाति के? मेव। तो ये एकीकरण में बाधा बन रहे थे, समस्या उत्पन्न कर रहे थे, नंबर 1। इसके अलावा साथ ही अलवर के जो महाराजा थे तेज सिंह, कौन थे? तेज सिंह, और तेज सिंह का दीवान था खर्रे साहब। ये दोनों के दोनों हिंदू महासभा से जुड़े हुए आदमी थे, और जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, तो ऐसा कहते हैं कि इनमें इनका कोई हाथ पैर मान लो, शरीर मान लो, ये पूरे ही शामिल थे। वो कैसे? ऐसा कहते हैं कि तेज सिंह जो महाराजा की रिवॉल्वर थी, महाराजा तेज सिंह के रिवॉल्वर को गांधी जी की हत्या के लिए प्रयुक्त किया गया था, इसलिए ये एक समस्या थी। इसके अलावा मेव भी उपद्रव कर रहे थे। नंबर 2 बात करें यहां पर एकीकरण में, जो दूसरी रियासत थी वो थी जोधपुर। देखो, बड़ी रियासत थी जोधपुर, और फिर भी समस्या थी। कैसे थी? जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने की बात की जा रही थी, क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो पाकिस्तान अपने में शामिल करने के इच्छुक था, और यहाँ के कुछ लोग थे वो भी चाहते थे कि ये पाकिस्तान में शामिल हो। नंबर 3 बात करें एकीकरण में जो बाधा थी वो थी बीकानेर। बीकानेर क्या था? स्वतंत्र रहना चाह रहा था, अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखना चाहता था, स्वतंत्र होना चाह रहा था। नंबर 4 समस्या उदयपुर। तो उदयपुर के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, कौन थे इस समय? भूपाल सिंह। वो चाहते थे कि हमारे मेवाड़ का 1300 वर्षों का इतिहास अक्षुण्ण बना रहे, 1300 वर्षों का इतिहास हमारा बना रहे, हमें स्वतंत्र अस्तित्व हमें रखना है। ये चारों के चारों राजस्थान के एकीकरण के लिए समस्या थी छोटी मोटी। इनका भी समाधान होगा, एकीकरण भी पूरा होगा, पर ये कुछ समस्याएं, क्योंकि प्रश्न यहाँ डिस्क्रिप्टिव का भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से एकीकरण में कौन सी बाधा थी या कौन सी बाधाएं नहीं थी। आगे बढ़ते हैं एकीकरण के चरणों की तरफ। तो देखिए, मैंने बताया कि एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरण। का मतलब यहाँ पर कुछ इन सभी रियासतों को एक एक करके मिलाना, क्योंकि एक बार में मिली नहीं। तो बात करते हैं नंबर 1 प्रथम चरण की। कौन से चरण की? प्रथम चरण। चरण 2 ही होते हैं, पर यहाँ एकीकरण के 7 चरण हैं। वो चरण छूने वाले होते हैं, और यहाँ एकीकरण के चरण हैं। तो 7 चरणों में जो पहला चरण है उसका नाम रखेंगे हम मत्स्य संघ। ये हमने नहीं रखा है, ये हमारे मुंशी साहब ने रखा है। के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल, माणिक्य लाल मुंशी साहब ने इसका नाम रखा था। क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ। क्यों रखा था? देखते हैं आगे। देखिए, एकीकरण के पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है, पूर्वी राजस्थान में 4 रियासत थी, जिनका नाम है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ABDK, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इन चारों रियासतों के शासकों को दिल्ली बुला लिया जाता है कि भाई एकीकरण के प्रयास शुरू कर दिए हमने, तो आप दिल्ली आ जाओ। तो दिल्ली बुला लिया गया इन चारों को। फरवरी का महीना था, फरवरी 1948 में चारों दिल्ली जाते हैं, एकीकरण पर सहमति बन जाती है। ठीक है, चारों के चारों मान जाते हैं। भाई नाम क्या रखें? अलवर रखे तो भरतपुर वाले को समस्या, भरतपुर रखे तो धौलपुर वाले को समस्या। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल जी मुंशी यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा प्राचीन काल में नाम था मत्स्य जनपद, क्योंकि ये महाजनपद जब हमने पढ़े थे तो उसमें देखा था कि राजस्थान का जो अलवर भरतपुर वाला हिस्सा है, यहाँ पर मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम्हारा मत्स्य संघ नाम रख देते हैं। चारों को आपत्ति नहीं थी, तो मत्स्य जनपद इसका नाम रख दिया गया। और अब देखिए, प्रत्येक चरण में कुछ विशेष बातें होगी जिनको हम पढ़ेंगे।
प्रत्येक चरण में देखो नंबर एक बात, यहां पर एक राज प्रमुख का पद सृजित किया जाएगा, एक प्रधानमंत्री होगा, एक राजधानी होगी, एक उद्घाटनकर्ता होगा और उद्घाटन की तारीख होगी। यही हमें इस प्रत्येक चरण में याद करना होगा। क्या क्या? राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी, उद्घाटनकर्ता और उद्घाटन की तारीख। तो पहले बात करते हैं पहले चरण में मत्स्य संघ में राज प्रमुख। पहले चरण में प्रत्येक जो बड़ी रियासत थी उसका जो शासक था उसको राज प्रमुख बनाया जाता था। तो यहां पर बड़ी थी अलवर। पर अलवर महाराजा का नाम मैं बता चुका हूं कि गांधी जी के हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, ऐसा कहते हैं। इसलिए अलवर महाराजा को ना बनाकर धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, किसको? उदयभान सिंह जी को इसका राज प्रमुख बनाया जाता है। नंबर 2 बात करें राज प्रमुख के बाद, यहां पर प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री का पद आज देश के लिए होता है और यहां पर एक संघ के लिए था या राज्य के लिए था। क्यों था? क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री का ही पद हुआ करता था। संविधान बना उसके बाद प्रधानमंत्री के पद की बजाय मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था। तो 4 चरणों तक तो हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और 4 चरणों के बाद हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। तो इसका जो प्रधानमंत्री था वो बनाया गया शोभाराम कुमावत जी को। शोभाराम कुमावत को। शोभाराम जी कुमावत ने क्या किया? इन चारों रियासतों से एक एक आदमी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से 4 आदमी लेकर अपना 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना लिया। ठीक है, 2 चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के बाद देखिए इसका उद्घाटन एक औपचारिक उद्घाटन की हाँ भाई ये संघ बन चुका है। तो उद्घाटन जो करता थे वो थे हमारे एन.वी. गॉडगिल साहब। कौन थे? एन.वी. गॉडगिल यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब इसके अलावा कब किया गया? 18 मार्च। पहला चरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को पहले चरण का उद्घाटन किया गया एन.वी. गॉडगिल के द्वारा। एक चीज और मैंने यहाँ पर बताना, जो 3 ठिकाने थे, यानी हमने देखे 19 रियासत, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। उनमें से जो एक ठिकाना था नीमराणा, तो उस ठिकाने को भी इसमें शामिल किया गया। कौन सा था? नीमराणा। तो नीमराणा यहां पर शामिल कर लिया गया इस चरण में। और कुछ जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों के बारे में बात करें तो ये शर्तें भी पूरी कर रहा था। कौन? मत्स्य संघ। कौन कौन सी शर्तें थी? जनसंख्या की थी और आमदनी की थी। तो वार्षिक आय जो थी इसकी, वार्षिक आय तो हो गई इसकी 2 करोड़ रुपए। इस रियासत की कितनी हो गई? 2 करोड़। चारों को मिलाने के बाद 2 करोड़ वार्षिक आमदनी हो गई। इसके अलावा जो जनसंख्या थी, इसकी जनसंख्या हो गई लगभग 18 लाख। 10 लाख निश्चित की गई थी किंतु इसकी कितनी हो गई? 18 लाख। यानी ये अपना अब अस्तित्व रख सकती थी, भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी। तो ये था हमारा एकीकरण का पहला चरण। आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। 4 रियासतें पहले चरण में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, साथ में नीमराणा। राज प्रमुख उदयभान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम जी, उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल के द्वारा 18 मार्च को और ठिकाना नीमराणा, वार्षिक आय 2 करोड़, जनसंख्या 18 लाख। एकीकरण का जो दूसरा चरण है, देखिए जब एक तरफ ये काम चल रहा था एकीकरण का पहला चरण, एक तरफ एकीकरण का प्रथम चरण चल रहा था तो दूसरी तरफ प्रयास तो हो रहे थे कि और भी राजस्थान में संघ बने इन रियासतों को मिलाकर। तो द्वितीय चरण, अब द्वितीय चरण में देखिए कितनी रियासत थी? 9 रियासत। कितनी? 9। जो मध्य राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की 9 रियासत थी। यानी इन रियासतों के बारे में बात करें तो हाड़ौती संघ की, हाड़ौती क्षेत्र की 3 रियासत, जिनमें से कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये तो कहां की थी? हाड़ौती क्षेत्र की। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो वो थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये दक्षिणी राजस्थान की थी। इसके अलावा मध्य राजस्थान की बात करें तो शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक।
ध्यान रखना, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ ठिकाना इसी संघ में, दूसरे संगठन में या दूसरे चरण में शामिल किया जाता है, द्वितीय चरण में। अब इस द्वितीय चरण का नाम देखिए, क्योंकि अध्ययन की सुविधा के लिए हम, क्योंकि एकीकरण के चरण आगे भी बढ़ते जाएंगे, तो यहां पर इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ, और संघ कौन सा, प्रथम, इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि राजस्थान संघ सेकंड भी बनेगा। पहले में ये 9 रियासत थी, यहां पर सबसे बड़ी रियासत थी कोटा, उसके बाद दर्जा था बूंदी का और डूंगरपुर का। तो बात करते हैं इस चरण के बारे में। इन शासकों से भी विचार विमर्श किया गया, इनको भी बुलाया गया और एकीकरण की तरफ बढ़ते हैं ये आगे। तो देखिए कैसे क्या होगा, इसमें वही राज प्रमुख का पद होगा एक, तो राज प्रमुख जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा कोटा के महाराजा भीम सिंह को, क्योंकि वही सबसे वरिष्ठ थे। तो कोटा के महाराजा भीम सिंह को, महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया। यहाँ बूंदी वाले ये चाहते थे कि मेवाड़ भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि अगर मेवाड़ शामिल होता तो कोटा का दर्जा मेवाड़ से नीचे होता और बूंदी वाले को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों का फिर बराबर दर्जा हो जाता। किंतु मेवाड़ ने मना कर दिया। मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह थे उन्होंने, और जो राम मूर्ति थे दीवान, उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा यहाँ की राजधानी, प्रथम चरण में राजधानी छोड़ दी हमने, वो थी अलवर। मर्त्य संघ में जो थी वो अलवर राजधानी थी, और यहां राजधानी बनाई गई कोटा। द्वितीय चरण में राजधानी कौन सी है, कोटा। उद्घाटन वही गौड़गिल साहब, NV नरहरि विष्णु गौड़गिल साहब ने, इन्होंने उद्घाटन किया दूसरे चरण का। कब किया, इसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को उद्घाटन हो गया दूसरे चरण का। यहां पर वही PM प्रधानमंत्री, तो इस बार बनाया गया गोकुल लाल जी असावा को। किसको, गोकुल लाल असावा को यहां का क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री। और साथ में यहां पर एक चीज और बताई गई, क्योंकि बूंदी और डूंगरपुर के महाराजा का पद थोड़ा सा वरिष्ठ था, इसलिए इनको उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया। क्या दे दिया, उपराज प्रमुख, कि तुम भी ये झुंझुना लो और बजाते रहो, इसलिए इनको भी एक छोटा मोटा पद दे दिया गया उपराज प्रमुख का। किस किस को, बूंदी और डूंगरपुर को। ये झुंझुना इसलिए है क्योंकि कहने को एकीकरण के नाम पर इनसे ये पद देकर राज्य ले लिया गया, और क्योंकि बांसवाड़ा के तो जो महाराव थे उन्होंने ये कह दिया हस्ताक्षर करते वक्त कि मैं अपने डेथ वारंट पे हकीम की रियासत छीन ली गई, नाम दिया गया कि राज प्रमुख का पद आपको दिया जा रहा है। तो ये था एकीकरण का दूसरा चरण। यहां पर देखो, इन रियासतों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी हम काम में ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमें नहीं याद होती, तो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं लेकर अगर कोशिश करेंगे याद होने की, क्योंकि ये आड़ोती क्षेत्र की, ये दक्षिणी राजस्थान की और ये मध्य राजस्थान की, याद हो जाए ठीक है। फिर भी हम शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, इनका प्रथम शब्द ले लेते हैं, जैसे बांसवाड़ा बूंदी, बाबू की प्रजा, की से किशनगढ़, बाबू की प्रजा, प्र से प्रतापगढ़, और प्रजा जैनी प्रजा, झालावाड़, बाबू की प्रजा को टोडूसा, बाबू की प्रजा को टोडूसा। ये अपनी 9 रियासत हो गई इसमें, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, टोंक, डूंगरपुर और शाहपुरा। साथ में नीमराणा को भी और कुशलगढ़ को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये था हमारा एकीकरण का दूसरा चरण, जिसमें मेवाड़ शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं एकीकरण के तीसरे चरण मेवाड़ की तरफ। एकीकरण के 2 चरण पूरे हो गए हमारे। एकीकरण का जो तीसरा चरण है वो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नाम होगा उसका संयुक्त राजस्थान सेकंड, तृतीय चरण। और तृतीय चरण का जो नाम होगा वो होगा यहां पर संयुक्त राजस्थान सेकंड। कौन सी रियासत है खाली, मेवाड़।
मेवाड़ को इस तरह से शामिल किया गया, प्यार से समझाया गया, नहीं माना तो जनता ने प्रेशर डाला कि जब राजस्थान संघ इसके किनारे पर ऐसी बड़ी संगठन बन चुका है, या राजस्थान संघ जिनमें 9 रियासतें बन चुका था, तो मेवाड़ की प्रजा ने यहाँ के शासक और दीवान पर प्रजामंडल जो आंदोलन चल रहा था उन्होंने दबाव डाला कि हमें इस संघ में शामिल किया जाए। पहले नहीं माने, बाद में इनको लगा कि हाँ वास्तव में हमें इसमें शामिल हो जाना चाहिए, किंतु जनता ने भी प्रयास किए। शासकों ने जो उस समय जो नेतृत्व था, शीर्ष नेतृत्व है, सरदार पटेल जी थे, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने भी प्रयास किया। लास्ट में ये मानते हैं, पर ये कुछ शर्तें रखते हैं, भाई हमारी शर्तें मान ली जाए। कौन कौन सी शर्तें रखी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने? नंबर 1, जो पहली शर्त थी इनकी वो थी, मेरे को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। राज प्रमुख का पद था तो मुझे क्या बनाया जाए? वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। ठीक है, पहली शर्त। देखते हैं आगे। दूसरी जो शर्त रखी मेवाड़ के महाराणा ने वो रखी उदयपुर राजधानी। बड़ा सही है, उदयपुर क्या बने? राजधानी बने। ठीक है। नंबर तीसरी जो इन्होंने शर्त रखी वो रखी कि मुझे 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स चाहिए। कितने? 20 लाख प्रति वर्ष क्या चाहिए? प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स उस समय एक तरह से पेंशन होती थी। तो भारत सरकार ने तय किया था कि कैसी भी रियासतों अधिकतम 10 लाख दिए जाएंगे, पर इन्होंने मांग कर ली कि मुझे तो कितने चाहिए? 20 लाख। शर्तें मांगते हैं। वंशानुगत, भाई देख वंशानुगत तो नहीं कर सकते, आजीवन राज प्रमुख दे देंगे, तेरे बेटे को नहीं, तुझे तो जीवन भर बना देंगे। मान ली शर्त। राजधानी उदयपुर बिल्कुल सही है, पर जो विधानसभा होगी क्या होगी? विधानसभा का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन। प्रतिवर्ष एक अधिवेशन कहाँ होगा? कोटा में होगा। बोले ठीक है, चलने दो, इसमें क्या समस्या है। नंबर 30, 20 लाख तो नहीं देंगे, पर उसका दूसरा तरीका निकाला। नहीं मान रहा तो बनाएंगे, 10 लाख रुपए तो तेरे को दे देंगे, प्लस 5 लाख वार्षिक अनुदान दे देंगे। वार्षिक क्या दे देंगे? अनुदान। और प्लस 5 लाख रुपए क्या दे देंगे? धार्मिक कार्यों के लिए खर्चा। इस तरह से टोटल कितने कर दिए गए? 10 और 10 20 लाख रुपए दे दिए गए। मान लिया अब मेवाड़ इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। तो आगे देखते हैं, मेवाड़ इसमें शामिल होने के लिए तैयार है, शर्तें मान ली गई। तो अब कुछ चीजें जो इसमें देखते हैं, साइन तो कर दिए थे इसने पहले ही, मान तो गया था ये, जैसे 25 मार्च को उद्घाटन हुआ, द्वितीय संयुक्त राजस्थान प्रथम का मान गया था, किंतु उसका उद्घाटन की तारीख निश्चित हो गई थी, इसलिए इसको होल्ड पर डाल दिया गया। भाई तू रुक जा कुछ दिनों के लिए, अगले महीने तेरा भी इसमें विलय कर देंगे मेवाड़ का। केवल एक रियासत है मेवाड़। तो वही राज प्रमुख का पद, यहां राज प्रमुख का पद किसे दिया गया? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। किसको दिया गया? भूपाल सिंह को दे दिया गया। राजधानी किसको बनाई गई? उदयपुर। और कोटा में एक क्या कर दिया? वार्षिक अधिवेशन विधानसभा का रख दिया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? माणिक्यलाल वर्मा जी को यहां का क्या बना दिया गया? इस संघ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। नाम संयुक्त राजस्थान द्वितीय रख दिया गया। इसके अलावा उद्घाटन करने वाले इस बार नेहरू जी आएंगे। चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसका उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन करेंगे, एकीकरण के चरण का। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना लिया प्रत्येक रियासत से लेकर। और एक और खास बात, इसमें उपराज प्रमुख का पद किसे दिया गया इस बार? कोटा को। और साथ में एक वरिष्ठ राज प्रमुख का पद भी दिया गया। वरिष्ठ राज प्रमुख का पद भी इसमें सर्जित किया गया। और वो किसको दिया गया? इसको दिया, मतलब
बूंदी को दिया गया। यहाँ जो पहले चरण में था ना, बूंदी को वरिष्ठ और डूंगरपुर को कनिष्ठ दे दिया गया। डूंगरपुर को क्या दे दिया गया? कनिष्ठ राज प्रमुख का पद। तो इस तरह से ये हमारा एकीकरण के 3 चरण पूरे होते हैं। चौथा और 5वां, 6ठा, 7वां चरण छोटे हैं, वो हम अगली क्लास में देखते हैं। संयुक्त राजस्थान मेवाड़ शामिल किया गया, ये शर्तें थी। राज प्रमुख भूपाल सिंह, राजधानी उदयपुर, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल, उद्घाटन नेहरू जी द्वारा, उपराज प्रमुख कोटा को दिया गया पद, और वरिष्ठ राज प्रमुख बूंदी और डूंगरपुर। धन्यवाद।